हाई क्यूटीज, क्या हाल है? तुम लोग के टीचर्स कहते रहते हैं ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। इस वीडियो में हम लोग पिछले 5 सालों के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे होंगे जो तुम्हारे हिंदी के बोर्ड एग्जाम में आ रखे हैं। उन सबको अच्छे से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे इस साल भी आ सकते हैं। तो क्या करना है, बस चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को आराम से प्यार से देखते रहो। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। हेलो क्यूटीज, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर लखनवी अंदाज। बाल गोविंद भगत, एक कहानी ये भी, संस्कृति, नौबत खाने में इबादत। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा चैप्टर। गंगा स्नान के लिए आने जाने के दौरान 4-5 दिनों तक बाल गोविंद भगत उपवास क्यों रखते थे? ठीक है, इसको हम लोग को समझाना है। अब जिन क्यूटीज ने चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख रखी है उनको पता है कि कौन कौन से पॉइंट्स लिखने से पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने अच्छे से समझ रखा है इसे। देखो, इसका आंसर किस तरीके से तुम्हें फ्रेम करना है। बाल गोविंद भगत जी गृहस्थ जीवन और साधु जीवन दोनों को एकदम अच्छे तरीके से निभाते थे। ठीक है, तो गृहस्थ जीवन में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो बाहर भिक्षा नहीं मांगता है, किसी से कुछ मांग कर बाहर का नहीं खाता है, उसके घर पर जो बना होता है वो वही खाता है। और जो साधु जीवन होता है उसमें कोई भी व्यक्ति कोई अपना जो झोरी मंत्री है ये सब लेकर नहीं चलता है। साधु क्या करते हैं, किसी पे घर पे गए और भिक्षा मांगी और जो मिला वो खा लिया। ठीक है, तो साधु जीवन में अपना कोई खाने का सामान लेकर नहीं चलता है, भिक्षा पर ही वो निर्भर करते हैं। अब हमारे जो बाल गोविंद भगत थे वो दोनों थे। तो इसी वजह से, क्योंकि वो 5 दिन तक 30 कोस की यात्रा करके जाते थे, तो साथ में खाना ले नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने साधु जीवन चुन रखा है, और वो गृहस्थ थे तो वहां रास्ते में किसी से भिक्षा नहीं मांग सकते। इसी वजह से वो 4-5 दिन तक उपवास रखते थे। अब समझ में आया? सिर्फ पानी पीकर जीवित रहते थे। अगर आंसर्स को रटने के बजाय समझने की कोशिश करोगे तो आराम से तुम लिख सकते हो। अब इसको अपने भाषा में किसी भी तरीके से तुम लिख दो, तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे चलते हैं। अब देखो 2024 में क्वेश्चन आ रखा है। तुम्हारे 2024 के सीनियर्स अगर ये पढ़ के गए होंगे तो उन्हें आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाल गोविंद भगत के प्रति लेखक क्यों आकृष्ट था? पाठ के आधार पर किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो पाठ में तो हम लोग को काफी कारण देखने को मिलते हैं। आकृष्ट मतलब क्या है तुम्हें भैया, पहले ये बता दो। तो आकृष्ट मतलब होता है एक तरीके से जिस व्यक्ति के प्रति आकर्षण हो। ठीक है, अट्रैक्टेड हो। तो जो हमारे लेखक हैं वो जो बाल गोविंद भगत हैं उनके प्रति काफी अट्रैक्टेड थे। 2-3 रीजन सुन लो। पहला रीजन ये था कि बाल गोविंद भगत एक खुली सोच के व्यक्ति थे। ठीक है, वो रूढ़िवादी परंपराओं को फॉलो नहीं करते थे। अच्छा, अब मैं तुम लोग का एक्सप्लेनेशन के टाइम पर ना कुछ रूढ़िवादी परंपरा, कुछ हैवी शब्दों से समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि तुम ऐसे हैवी शब्द जब अपने आंसर में लिखोगे ना तो टीचर को लगेगा कि ये तो अच्छा खासा पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, इसको पूरे नंबर दे दो। ठीक है, तो हार्ड वर्ड्स का मैं इसी वजह से यूज कर रहा हूं जिससे कि तुम लोगों को अपनी आंसर राइटिंग के टाइम पर ये वर्ड्स याद आ जाए। तो रूढ़िवादी परंपरा का वो विरोध करते थे। कैसे? उन्होंने अपने जो बेटे का क्रियाक्रम है वो सब अपनी पतोहू से करवाया। ठीक है, उन्होंने पतोहू को दूसरी शादी करने की इजाजत दी। ठीक है, जो उस टाइम पर नहीं दी जाती थी। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि जो बाल गोविंद भगत हैं वो नए सोच के, खुली सोच के व्यक्ति थे। इससे जो हमारे लेखक थे वो उनसे आकर्षित थे। उसके साथ साथ में तुम दूसरा कारण लिख सकते हो कि वो एक तरीके से साधु जीवन जीते थे और बहुत ही कुशलता के साथ जीते थे। ठीक है, कबीर को मानते थे तो कोई ढोंग नहीं रचते थे। वो कबीर पंथी मठ में जाकर अपना सारा जो साल भर उन्होंने मेहनत करके अनाज उगाई है वो दे देते थे, और जो उन्हें प्रसाद के रूप में मिलता था बस वो वही लाते थे और उसी से उनका पूरा परिवार जीवन यापन करता था। तो सच्चे व्यक्ति थे, खुले मन के साफ दिल व्यक्ति थे। संगीत उनको बहुत पसंद आता था। लेखक को, जो बाल गोविंद भगत हैं, वो गाते रहते थे, वाद्य यंत्र बजाते रहते थे। उनके वाद्य यंत्र से माहौल बन जाता था, लोग थिरकने लग जाते थे। तो ये कुछ वजहें थी जिसकी वजह से जो हमारे लेखक हैं वो बाल गोविंद भगत से आकर्षित थे। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेखक की आंखों से देखा गया बाल गोविंद भगत का प्रभाती का दृश्य कैसा था? अपने शब्दों में लिखिए। प्रभाती क्या होती है भैया? तो सुबह जो लोग जाकर गाना बजाना करते हैं और सुबह के जो कार्यक्रम होते हैं उन्हें प्रभाती कही जाती है। ठीक है, तो लेखक ने एक बार बाल गोविंद भगत को देखा कि कड़ी ठंडी में बाल गोविंद भगत जाते हैं
और गाना बजाना कर रहे होते हैं। सुबह सुबह पोखरे तालाब के पास में एक ऊंचे भीड़े, एक ऊंचे छोटे से पहाड़ पर, छोटे से बड़े से पहाड़ पर, बड़े से पत्थर पर बैठकर वो अपनी खंजड़ी बजाते हुए रहते थे। और फिर इसके बाद में पूरा जो सुबह पक्षियों की आवाज के साथ में बाल गोविंद की आवाज एकदम मनमोहक हो जाती है। तो ये एक बार हमारे लेखक ने उन्हें देखा और ठंडी के मौसम में भी उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं। इसका मतलब वो पूरे लगन से, मन से जो काम करते हैं खजड़ी बजाने का, वो बजाते थे, गाते थे। ठीक है, तो उन्होंने ये देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ में किन सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया गया है? अपने शब्दों में लिखिए। तो काफी सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया गया है, जैसे कि विधवा विवाह पे वहां पर सपोर्ट किया गया है। ठीक है, विधवा विवाह पहले नहीं होता था। बाल गोविंद भगत चैप्टर में, उसमें जो बाल गोविंद भगत हैं वो कहते हैं कि उनकी जो पतोहू है वो नई शादी कर ले। उसके साथ साथ में जो ये रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जैसे कि किसी के मृत्यु होने पर शोक और रोना धोना और जितने भी ये परंपराएं हैं वो सब की जाती हैं, उसके जगह पर बाल गोविंद भगत क्या कहते हैं, क्या करते हैं? वो नाचना गाना बजाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जो आत्मा है उसका परमात्मा से मिलन हो गया, ये तो सेलिब्रेशन का टाइम है। ठीक है, और उसके बाद साथ में अपनी पतोहू से वो मुखाग्नि दिलवाते हैं अपने बेटे की लाश पे। ठीक है, जो कि ऐसा नहीं होता है, जो परंपराओं के हिसाब से ऐसा नहीं होता है। उसके साथ साथ में जो परंपरा कहती है, सामाजिक परंपरा कहती है कि एक साधु व्यक्ति साधु होता है और एक गृहस्थ व्यक्ति गृहस्थ होता है, उसको तोड़ते हुए हमारे बाल गोविंद भगत दिखते हैं, जो दोनों एक ही टाइम पर थे। ठीक है, तो ये सब कुछ रूढ़िवादी परंपराओं पर हमारा ये चैप्टर प्रहार करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाल गोविंद भगत की गर्मियों की संध्या के दृश्य का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। कैसी होती थी बाल गोविंद भगत की संध्या? वहां पर बाल गोविंद भगत अपने आंगन में बैठ जाते थे, अपने वाद्य यंत्रों के साथ में गाना बजाना शुरू कर देते थे। उनके जो कुछ प्रेमी थे गांव में, वो भी आके उनके साथ बैठ जाते थे और सब लोग गाना बजाना शुरू कर देते थे। गर्मियों में शाम लंबी होती है, तो बाल गोविंद भगत एकदम कुछ समय में माहौल बना देते थे और लोग गाना बजाना करने के साथ साथ नाचने कूदने भी लगते थे। बाल गोविंद भगत खुद नाचना शुरू कर देते थे और पूरा माहौल जम जाता था। ठीक है, तो ये एक दृश्य है, इसको तुम अपने शब्दों में लिख सकते हो। यहाँ स्क्रीन पर तुम लोग को लिखा हुआ है, पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो। क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थी के भीतर भी सन्यासी किस तरह थे? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, बाल गोविंद भगत हमारे गृहस्थ तो थे ही, क्योंकि वो अपने पतोहू के साथ, अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, बट उसके साथ साथ में वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। वो एकदम खरी बोली बोलते थे, जैसे को तैसा जवाब देते थे, मगन रहते थे अपने धुन में, अपने गानों में। किसी से कभी झूठ बोलना, किसी से बैर रखना नहीं करते थे। ठीक है, और उसके साथ साथ में किसी से झगड़ा नहीं करते थे। अत्यंत साधारण वेशभूषा में रहते थे। ठीक है, सादा खाना खाते थे। साल भर जो मेहनत करके उन्होंने फसल उगाई, वो सब ले जाकर कबीरपंथी मठ में दे देते थे और उसके बदले में जो उन्हें मिलता था वो प्रसाद के नाम पर अपने पूरे साल भर वही खाते थे, उनकी पूरी फैमिली वही खाती थी। तो किसी भी तरीके की लालसा नहीं थी उन्हें, धन की लालसा नहीं थी। जो पाया वो सब जाकर मठ में दे दिया, उसके बदले में प्रसाद के रूप में जो भी मिला उसी को ही वो लाए और साल भर खाया। तो ये सारे एक साधु के ही व्यक्तित्व की चीजें होती हैं। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो बाल गोविंद भगत हैं वो गृहस्थी के भीतर एक संसारी व्यक्ति, सन्यासी व्यक्ति भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगत की पुत्र वधू भी उनकी उतनी ही चिंता करती थी जितनी भगत उसकी करते थे। बाल गोविंद भगत पाठ से उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत ने कह दिया था कि तुम जाओ और दूसरी शादी कर लो। पतोहू के भाई को बुलवाकर उनको भेज दिया था और कहा था दूसरी शादी करो, अभी तुम्हारी बहुत ही यंग एज है, तुम्हारे आगे पूरी लाइफ पड़ी हुई है। मेरे साथ रहकर अपने जीवन को व्यतीत करने से अच्छा तुम नया जीवन स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेरा बेटा तो अब मर चुका है। ये बाल गोविंद भगत का कहना था। बट उनकी पतोहू क्या कहती है कि अगर आप अकेले रहेंगे तो आप खाना किस प्रकार खाएंगे? ठीक है, हम लोग को देखने को मिलता है कि उनकी पतोहू कहती है कि आप अकेले रहेंगे तो आपको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाएगी, इसी वजह से मेरा रहना यहाँ जरूरी है। और वो उनसे आग्रह करती है कि उन्हें वहां रहने के, बाल गोविंद भगत के साथ में रहने की इजाजत वो दें। बट बाल गोविंद भगत उनको कहते हैं कि नहीं, अभी तुम्हारे आगे पूरा जीवन पड़ा है, तुम जाओ। ठीक है, तो ये सिंगल इंसिडेंट हमें बताता है
कि जो बाल गोविंद भगत की पतोहू हैं वो भी उनसे उतना ही उनकी चिंता करती थी। ठीक है, बाल गोविंद भगत गृहस्थ जीवन में भी सन्यासी थे। उदाहरण टिप्पणी कीजिए। अभी हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, एक बार पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी चैप्टर एक्सप्लेनेशन में ये पूरा चैप्टर ही हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे होते हैं, तो अगर तुमने एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा है तो तुम्हें ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आ रहे होंगे। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर धान की रोपनी के दृश्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है कि किस तरीके से वो जब धान रोपते थे तो गाना बजाना करते रहते थे, पूरे कीचड़ में लिपटे बाल गोविंद भगत कबीर के दोहे हैं उनको गाया करते थे और उन्हीं के लय में लय मिलाकर लोगों के कदम चलने लगते थे। और बाकी जो लोग मेड़ों पर खड़े थे वो भी थिरकने लग जाते थे, जो औरतें थीं वो भी गुनगुनाने लग जाती थी। ठीक है, तो इस पूरे दृश्य को तुम अपने शब्दों में आराम से लिख सकते हो, पॉज करके स्टैंडर्ड आंसर को पढ़ सकते हो। ऑलरेडी हम लोगों ने ये सब डिस्कस करके रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल गोविंद भगत के स्वरों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यार बाल गोविंद भगत के बारे में अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है, जो वो खेत वाला इंसिडेंट है वो तुम लिख सकते हो कि जब वो खेतों में रोपनी के टाइम पर गाते थे तो लोग थिरकने लगते थे। उसके साथ साथ में जब वो ठंडियों की रातों में भी लोगों को वो जागने के लिए कहते थे, जागते रहो, और गाना गाते रहते थे, तो भी लोग उनकी आवाज सुनकर एक तरीके से मनमोहक वातावरण को एंजॉय कर रहे होते थे। ठीक है, तो ये सारे इंसिडेंट्स हम लोग को चैप्टर में देखने को मिलते हैं। कोई भी इंसिडेंट तुम आराम से लिख सकते हो, तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसी के साथ में हम लोगों का बाल गोविंद चैप्टर होता है फिनिश। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर तुम इसके फ्री पीपीटीज उठा सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। हेलो क्यूटीज, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर लखनवी अंदाज। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उनकी उपस्थिति ने नवाब साहब को असहज कर दिया। असहज मतलब कि थोड़ा सा एक तरीके से डिस्कम्फर्ट हो गए और उनको अच्छा नहीं लगा कि लेखक उनके पास में आए, तो उसका रीजन बताना है। एक्सप्लेनेशन वीडियो में तुम लोग को मैंने भर भर के अच्छे से पॉइंट्स बताए हैं कि इस क्वेश्चन में तुम क्या लिख सकते हो, पूरी कहानी बताई है। लेखक चाहते थे कि थोड़ा सा पैसा लगा दें, शांति में जाएं, और वहीं हमारे नवाब साहब थोड़ी सी कंजूसी कर रहे थे और चाहते थे कि फर्स्ट क्लास के जगह सेकंड क्लास में ट्रैवल कर लें, वैसे भी ट्रेन खाली जा रही है तो कोई देखेगा नहीं और आराम से खीरा खा लेंगे। पर जैसे ही लेखक आए उनको लगा कि भाई अब तो हमारा जो भी नवाबियत है वो ये तुच्छ आदमी देख लेगा कि हम खीरा खा रहे हैं, तो उनको अपने जो सम्मान है उसमें ठेस पहुंचती हुई लगी। इसी वजह से वो थोड़े से असहज हो गए। ठीक है, इसको एक बार पॉज करके आंसर को पढ़ लो, यही आंसर है, बस घुमा फिराकर स्टैंडर्ड आंसर राइटिंग में लिखा गया है। आगे चलते हैं। लखनवी अंदाज पाठ में लेखक किन किन विशेष कारणों से सेकंड क्लास में यात्रा करने का निर्णय लेता है? क्या वो अपने उद्देश्य में सफल हो पाता है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। ठीक है, सिंपल भाषा में हम लोगों को इसे क्रक्स में समझना है। जब भी तुम क्वेश्चन का आंसर लिखने जाओ तो क्या करते हो? सबसे पहले तुम जाकर अपने आंसर राइटिंग में लिखना स्टार्ट कर देते हो अपने आंसर शीट पे। ऐसा मत किया करो। ठीक है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड थोड़ा सा और ज्यादा लगेगा। ठीक है, लेकिन जो मैं तुम्हें वे बता रहा हूं ना आंसर राइटिंग का, उससे तुम्हारी जो आंसर राइटिंग है वो और इंप्रूव होगी। कैसे? अपने लास्ट पेज पर, आंसर शीट के लास्ट पेज में रफ लिख लो और उसके बाद में जितने भी पॉइंट्स तुम्हें दिमाग में आते हैं, ठीक है, जितने भी सेंटेंसेस दिमाग में आ रहे हैं उसको रफली बस लिख लो। ठीक है, कीवर्ड्स लिख लो जिससे कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारी जो आंसर है उसका रूपरेखा क्या होगा, वो किस तरीके से तुम स्टार्ट कर रहे होगे, किस तरीके से एंड कर रहे होगे। तो तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा, लिखने से पहले ही पता चल जाएगा कि सारे पॉइंट्स तुम्हारे कवर हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, जैसे लास्ट पेज में तुम गए और तुमने लिख लिया कि हाँ ठीक है, सेकंड क्लास में ट्रैवल करने के उनके ये वाले 3 रीजंस मुझे पता है। ठीक है, तुमने एक एक वर्ड में लिख दिया। इसके बाद में तुमने लिखा कि वो क्या उनके उद्देश्य में वो सफल हो पाए, तुम फिर उसके में लिखते हो कि हाँ ना सफल हुए, नहीं लिए, उसका कारण लिख दिया। तो इससे क्या होगा, तुम्हें प्रॉपर आंसर की फ्रेमिंग पता चल जाएगी। ठीक है, ये टॉपर्स की ट्रिक है, इसी वजह से मैं कहता हूं सैंपल पेपर वगैरह जब सॉल्व करते हो तो इन सब ट्रिक्स का इस्तेमाल किया करो, जिससे कि मेन एग्जाम के लिए तुम तैयार हो पाओ, तुम्हें पता चल पाए कि कैसे तुम क्वेश्चन से डील करोगे। अब इसका आंसर क्या होगा, कुछ पॉइंट समझो। वो क्यों जाना चाहते थे सेकंड क्लास के डिब्बे से? लेखक तो अपने नॉर्मल सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं, तो वो ज्यादा पैसा खर्चा करते नहीं है, वो नॉर्मली जनरल क्लास में जाते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने सोचा कि थोड़ा छोटा रास्ता है तो पैसा कम लगेगा, क्यों ना सेकंड क्लास की टिकट खरीद ले। सेकंड क्लास की टिकट उनके लिए महंगी पड़ती है, लेकिन उन्होंने खरीद ली। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि थोड़ा सा वो
आराम से, शांति से सफर कर पाए। क्यों? क्योंकि वो एक नई कहानी पर काम करना चाह रहे थे और वो डाउट में थे कि क्या बिना विषय के कोई कहानी लिख सकता है या नहीं। ठीक है, ये 2-4 पॉइंट्स हैं तुम्हारे पास में। इन सब के लिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा। क्या उनका ये जो उद्देश्य था वो सफल हो पाया? हाँ, हो पाया। अंत में उन्हें पता चल गया, निष्कर्ष क्या निकलता है कहानी का, कि बिना किसी पात्र के भी कहानी लिखी जा सकती है और उनको एक नई कहानी मिल गई। तो तुम नॉर्मल ये लिख सकते हो कि उनको एक नई कहानी मिल गई। ये तुम अपने सेंटेंस में फ्रेम कर दोगे तो पूरे नंबर तुम्हें मिल रहे होंगे। ठीक है, मैं इस पूरे सीरीज में ना ऐसे क्वेश्चंस लेना चाह रहा हूं जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तुम्हें पेचीदा किस्म के लगे। जैसे नवाब साहब ने खीरे के फाके बाहर फेंक दिए, आपकी दृष्टि में उनका यह व्यवहार कहां तक उचित है? ठीक है, अब ये तुम्हारी सोच का प्रश्न है। इसको आंसर करने के लिए तुम्हारे पास चैप्टर की समझ होनी चाहिए। और एक स्पॉइलर दे दूं, तुम अगर अच्छे तर्क के साथ में आंसर्स में चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स, चैप्टर के कुछ एग्जाम्पल्स लेकर अपना आंसर लिखते हो तो तुम चाहे कुछ भी दे दो, आंसर वो सही होगा। जैसे कि ये जो उनकी दृष्टि में आपका व्यवहार सही है या उचित है या नहीं, इसका तुम 2 टाइप से आंसर लिख सकते हो। पहला कि वो अनुचित है, एक झूठी शान दिखाना है बस, उसमें जो वास्तविकता है उससे कोई लेना देना नहीं है। उससे हमें पता चलता है कि नवाब साहब आखिर में भूखे ही रह गए अपनी शान बचाने के चक्कर में। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड आंसर हुआ जो तुम्हें यहां पर भी दिया हुआ है। इसके साथ साथ में अगर तुम्हारा मत कहता है कि नहीं, उनका जो करना था वो सही है, तो उसके लिए तुम पॉइंट सोच सकते हो कि नवाब साहब अपनी नवाबियत बरकरार रखना चाहते थे। आजकल के दौर में वो चाहते थे कि जिस तरीके के उनके पुरखे रहे हैं वैसा भी वो अपना जीवन यापन कर रहे हो। इसके लिए उन्होंने नवाबियत और नजाकत, नफाकत से जीना अपना चुना और अपनी नवाबियत को मेंटेन रखा। ठीक है, तो तुम इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हो। जब तक तुम्हें चैप्टर की पूरी समझ है और तुम अपने कीवर्ड्स, जो मैंने अभी तुम्हें बताया जिस तरीके से कीवर्ड्स लिखना है, वैसा अगर तुम लिखते हो तो तुम हर टाइप के आंसर को फ्रेम कर पाओगे। बस तुम्हें उन पॉइंट्स को ये मेक श्योर करना है कि वो तुम्हारे चैप्टर में दिए गए हों। ठीक है, समझ में आया? लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। अभी हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। यदि लेखक ने खीरा खा लिया होता तो क्या नवाब साहब भी खीरा खा लेते? लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। ऑलरेडी तुम लोग को पता है कि अगर खा लेते, एक्सप्लेनेशन वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से समझा है कि अगर वो खा लेते तो नवाब साहब अपने आप को ये तसल्ली दे देते ये कह के कि हाँ, अगर इसने भी वो चीज खा ली है तो ये मुझे जज नहीं करेगा कि अरे ये तुच्छ चीज नवाब साहब क्यों खा रहे हैं, क्योंकि अभी इसने भी वो चीज खा ली है और लेखक हमारे वो नहीं खाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे जो लेखक हैं, जो हमारे नवाब साहब हैं, उसको फेंक देते हैं खीरे को कि अगर इस व्यक्ति ने नहीं खाया तो कहीं ये मुझे ये ना समझे कि खीरा जो नॉर्मल स्टेशनों पर मिल जाता है वो नवाब साहब खरीद के खा रहे हैं, तो ये मुझे जज ना करे, इसी वजह से वो फेंक देते हैं। अगर लेखक खा लेते तो ये भी खा सकते थे। ठीक है, तुम एग्जाम्पल के साथ में अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो। खीरा खाने की चाहत होते हुए भी लेखक ने नवाब साहब को के आग्रह पर खीरा क्यों नहीं खाया? उसने खीरा खाने की अपनी अरुचि को क्या कारण बताया? लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, ठीक है, कि नवाब साहब ने जब ऑफर किया तो लेखक को पता चल गया ये कि मुझे क्यों खिलाना चाह रहे हैं। तो लेखक ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए कि मैं जब खा लूंगा तो ये खाएंगे और ये एक तरीके से मुझे चाहते हैं कि मैं उनको जज ना करूं, इसके लिए उन्होंने शुरू में मना किया कि मैं नहीं खाऊंगा। दूसरी बार जब आग्रह किया हमारे नवाब साहब ने, जब खीरा लजीज हो गया था, तब लेखक को लगा कि अगर अब वो इस बार हाँ कह देंगे, जब खीरा लजीज हो गया है, तो नवाब साहब को लगेगा कि देखो जब खीरा लजीज हो गया तो इनके मुंह में पानी आ गया और अभी तो कह रहे थे इनका पेट खराब है, अब ये खाने लग गए। ठीक है, तो इसी वजह से जो हमारे लेखक हैं वो मना करते हैं खीरा खाने से। अब एक और क्वेश्चन देखो, नवाब साहब द्वारा लेखक से बातचीत की उत्सुकता ना दिखाने पर लेखक ने क्या किया? अभी इसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या लिखना है। तो देखो, जब नवाब साहब ने बातचीत की उत्सुकता नहीं दिखाई, बस बैठे रह गए और थोड़े से असहज हुए, ठीक है, जो वेलकमिंग भाव था वो लेखक को नहीं दिखा, तो लेखक ने भी कहा कि अच्छा बेटे, अगर तुम मुझे नहीं वेलकम कर रहे हो तो मैं भी तुम्हें वेलकम नहीं करूंगा। नवाब साहब को बातचीत की उत्सुकता नहीं थी, तो हमारे लेखक ने भी कहा कि ठीक है, मैं अब उनसे आंखें फेर लूंगा। वो भी बैठ के आंखें फेर के अपना इधर उधर सोच में पड़ गए और उन्होंने नवाब साहब को कोई भी भाव नहीं दिया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखो जिसमें कीवर्ड्स तुम्हें याद रखने। नवाब साहब किस वर्ग के प्रतीक हैं? उनके प्रति
आपकी राय क्या है लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। जो नवाब साहब हैं वो सामंती वर्ग के प्रतीक हैं, ठीक है। सामंती कैपिटलिस्ट, जिनके पास पैसा होता है, ठीक है। ये जो राजा महाराजा ये वर्ग जो होता है जिनके पास बहुत सारा था पैसा है, उन्हें हम लोग सामंती वर्ग कहते हैं। ये कीवर्ड तुम्हें ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में जब तुम ऐसे टाइप के टेढ़े क्वेश्चन में प्यारे प्यारे ऐसे वर्ड्स यूज कर लेते हो ना, तो फिर टीचर को लगता है कि तुम पढ़ के आए हो, ठीक है। तो नरेंद्र भैया से पढ़ के आओ, टीचर को पता चल जाएगा। तो ऐसे ऐसे वर्ड का यूज किया करो, स्टैंडर्ड आंसर्स को पढ़ा करो। तो एक बार इसको पॉज कर लो, ऑलरेडी तुम्हें कहानी पता ही है, पॉज करके एक बार स्टैंडर्ड आंसर पढ़ लो। अब आओ स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर एक कहानी ये भी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चंस देखते हैं। एक कहानी ये भी कि लेखिका के जीवन पर उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। इसको 20 से 25 शब्दों में तुम्हें लिखना है। तो तुम ऑलरेडी जिस हिसाब से तुम्हें क्वेश्चन पूछा गया है उसको बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हो। छोटा आंसर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो कि उनके जो आत्मविश्वास है, साहस है, और उनको सक्रिय भागीदारी में उन्होंने प्रोत्साहित किया, ठीक है। उनको सड़कों पर जाकर विरोध करने का और फिर उन्हें आगे बढ़ चढ़कर भाषण देने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। उनको नए नए लेखकों से परिचय करवाया, नए नए लेखकों को उन्होंने पढ़ने के लिए दिया, और उनके जो सोच का दायरा है वो बढ़ाने का काम हमारी शीला अग्रवाल जो प्राध्यापिका है उनकी वो करती। अब देखो 2024 में एक और क्वेश्चन आया कि एक कहानी ये भी कि लेखिका के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। क्या प्रेरणा मिलती है कि देखो परिस्थिति कैसी भी हो, सत्य की पथ पर अगर तुम स्थित रहते हो, अगर तुम सच्चाई के लिए आवाज उठाते हो तो तुम्हें सम्मान ही मिलेगा, ठीक है। अगर तुम अपने देश के लिए आवाज उठा रहे हो तो तुम्हें सम्मान ही मिलेगा। तो ये ऐसे कुछ हम लोगों को यहाँ पर जो सीख है वो देखने को मिलती है। जो आत्मनिर्भरता की सीख है, शिक्षा की जो इम्पोर्टेंस है, महत्ता है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, सामाजिक बदलाव के लिए संघर्ष करने की जो सीख है, जो प्रेरणा है, वो हम लोगों को यहाँ पर मिल रही होती है इस चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कहानी ये भी से लिया गया निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका ये त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका, ये कथन किसके लिए कहा गया है और क्यों, ठीक है। इसका मैं तुम्हें प्यारा सा आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ में देता हूँ। ये कहा गया है उनकी मदर के लिए, ठीक है। लेखिका की मदर जो थी उनकी अपनी कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं थी। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए झोंक दी, ठीक है। और उनके पति जो भी कहते थे, गुस्से में कहे कोई बात हो गई या फिर कुछ प्यार से कहा, जो भी दिया, वो सारी चीजें उन्होंने आंख बंद करके स्वीकार की और सारी बातें मानी। वैसे उन्होंने अपनी बच्चों की भी सारी बातें मानी। तो ये जो माँ का जीवन था ना, उससे लेखिका प्रभावित तो थी। उनके लिए, माता के लिए उनके पास आदर तो था, लेकिन वो कभी आदर्श नहीं बन सकी, कभी आइडियल नहीं बन सकी, क्योंकि लेखिका को ऐसा जीवन नहीं चाहिए था। लेखिका को अपनी आइडेंटिटी चाहिए थी। लेखिका को एक तरीके से अपनी बात, अपनी पहचान को आगे रखना था। इसी वजह से ये कथन यहां पर कहा गया है चैप्टर में, ठीक है। समझ में आया। इसी क्वेश्चन को थोड़े से दूसरे टाइप से, दूसरे कोड के साथ में यहां पर दिया गया है तुम्हें प्रीवियस ईयर में। एक कहानी ये भी पाठ में धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें, ये कथन किसके लिए और कहां कहा गया है और क्यों, ठीक है। तो ये भी उनकी माता के लिए ही उन्होंने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जो उनके पिता जितने भी अत्याचार करते थे, कठोरता से उनसे बात करते थे, वो कभी भी उसका प्रत्युत्तर नहीं देती थी। वो हमेशा सुन लेती थी और घर के लिए, घर को जोड़ के रखने के लिए जो भी काम होता था वो करती थी। कभी भी कोई कंप्लेन नहीं की, और जो भी बातें उनके पति ने और उनके बच्चों ने कही वो मानती गई। अपनी कोई पर्सनल जीवन नहीं रखा, कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं रखी। इसी वजह से जो पुराना क्वेश्चन है, पुराना जो है ना कि आदर्श नहीं बन पाई, वो इसी वजह से नहीं बन पाई। और यही हमारे इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब तक तुम्हें कहानी पता है तब तक किसी भी तरीके से कोई भी घुमावदार क्वेश्चन हो तुम उसका आंसर लिख पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कहानी ये भी के आधार पर स्वतंत्रता आंदोलन के आखिरी चरण के परिदृश्य का वर्णन कीजिए जिनमें कोई दो बिंदु अवश्य शामिल हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो लेखिका उस समय यंग थी, तो यंग रहने के साथ साथ वो जब अपने कॉलेज से निकलकर सड़कों पर जाकर, चौराहों पर जाकर भाषण दे रही हैं, लोगों को आज़ादी के आंदोलन के प्रति जगा रही हैं, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि उस टाइम पर जो हमारे युवा थे वो बहुत सक्रिय थे आज़ादी के आंदोलन के लिए, ठीक है। वो जा जाकर सड़कों पर हड़ताल करवाते थे, दुकानें बंद करवाते थे। तो ये सारी चीजें हमें क्या दिखा रही हैं कि उस टाइम पर जो युवा थे वो बड़ी ही सक्रियता के साथ आज़ादी के आंदोलन में भाग लेते थे। ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि हमें ये देखने को मिलता है कि जैसे लेखिका जब आंदोलन कर रही थी
तो एक व्यक्ति आते हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए उनके पिताजी से उनकी तारीफ करते हैं। तो ये हमें दिखाता है कि उस समय स्वतंत्रता आंदोलन को सम्मान के साथ में देखा जाता था। इसका एग्जाम्पल हमें कैसे मिलता है कि एक अंकल आते हैं और उनको सपोर्ट में बताते हैं कि हाँ बहुत अच्छा भाषण दिया उन्होंने, ठीक है। इसके साथ साथ में हड़तालें और जितनी भी भाषणबाजी हो रही थी, ये सब जो हमें प्रॉपर दिया हुआ है चैप्टर में, वो ये सब दिखाता है कि उस टाइम पर जो हमारा समाज है वो अपने आप को आजाद करने के लिए बहुत ही सक्रिय था और बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। बच्चे से लेकर जितने भी हमारे नागरिक थे वो सब मिलकर आजादी के आंदोलन के प्रति लगे हुए थे, आजादी पाने के लिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये चैप्टर के बहुत छोटे से टुकड़े से लिया हुआ है। हम कैसे कह सकते हैं कि मनु भंडारी के पिता बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, ठीक है। अब जिन्होंने चैप्टर एक्सप्लेनेशन नहीं देखी होगी उनको कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट अक्सर लोग यूट्यूब पर मिस कर देते हैं, कोई समझाता नहीं है। तो तुम जब समरी देख के जाओगे तुम्हें एग्जाम में याद ही नहीं आएगा कि ये पोर्शन कहाँ था। इसका क्या आंसर होगा? हमें एक पोर्शन में देखने को मिलता है कि वो 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर में रखकर पढ़ाया करते थे, ठीक है, और उनमें में से कई लोग ऊंचे ऊंचे पदों तक भी पहुंच गए। ये क्या दिखाता है कि वो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और 8-10 बच्चों को अपने घर में रख के पढ़ाते थे। वो चाहते थे कि उन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, ठीक है। तो ये हमें दिखाता है कि वो बड़े ही संवेदनशील थे, बड़े ही कोमल हृदय थे, जिससे कि वो बच्चों का भला कर सके। इसी वजह से वो उन्हें अपने घर में रखकर तक भी अपना पढ़ाते थे और उसका रिजल्ट भी हम लोग को अच्छा देखने को मिलता है। तो ये एक पॉइंट है जिसको तुम इस टाइप के क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कहानी ये भी पाठ के आधार पर लेखिका ने पिताजी के सकारात्मक और नकारात्मक गुणों का क्या उल्लेख किया है, ठीक है। अजमेर से पहले उनके पिता इंदौर में थे, जहां उनका बहुत ही अधिक सम्मान और इज्जत थी। जो सकारात्मक है, उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी और उनका नाम भी था। उनके पिताजी केवल शिक्षा के उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि 8-10 बच्चों को वो साथ में रखकर पढ़ाते थे और उनमें से कई विद्यार्थी ऊंचे ऊंचे पदों तक पहुंचे। इसके साथ में दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो कि वो कोमल हृदय होने के साथ साथ में बहुत ही क्रोध भी करते थे, ठीक है, और बहुत ही घमंडी व्यक्ति भी थे। वो चाहते थे कि उनका जो नाम है, उनके बच्चों का नाम बहुत ज्यादा हो। तो ये एक तरीके से दिखाता है कि वो थोड़ा सा अपने आप को बड़ा भी दिखाना चाहते थे, बट उसके साथ साथ में अगर उनकी जो बेटी है वो बाहर जाकर भाषणबाजी करे और कोई उनकी बुराई कर दे तो बहुत क्रोध भी करते थे। वो अपनी जो वाइफ है उन पर गुस्सा भी बहुत कर दिया करते थे, ठीक है। तो कुछ कुछ इंसिडेंट यहाँ पर हम लोगों को चैप्टर में देखने को मिलते हैं, वो भी तुम यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। ये स्टैंडर्ड आंसर्स होते हैं ना, तो इनमें जितना भी वर्ड लिमिट होता है उसी तक ये लोग लिखते हैं। उसके आगे अगर कोई पॉइंट छूट भी रहा हो तो नहीं लिखते। तो जब तक तुम्हें चैप्टर एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं पता होगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से तुम आंसर को पूरा फ्रेम कर रहे हो। इन सब आंसर से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से तुम्हें सेंटेंसेस बनाने हैं, आंसर राइटिंग किस तरीके से की जाती है। बट जब तक चैप्टर नहीं समझोगे तब तक तुम्हें पूरा जो तुम्हारा है ना कि कॉन्फिडेंस, वो नहीं आ रहा होगा। तो प्लीज चैप्टर एक्सप्लेनेशन जरूर देखो। मनु भंडारी के पिता ने अपनी आर्थिक विवशताएं कभी बच्चों से क्यों नहीं बताई होंगी? क्योंकि वो एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वो चाहते थे कि उनके बच्चे उनको एक आदर्श की तरह देखें, इसी वजह से वो नहीं बताना चाहते थे। इसका तुम ये आंसर भी लिख सकते हो या फिर पॉज करके पढ़ भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कहानी ये भी के संदर्भ में लिखिए कि वर्तमान पड़ोस कल्चर में किन बातों का अभाव दृष्टिकोण होता है, ठीक है। पड़ोस कल्चर में आजकल क्या होता है कि लोग अपने फ्लैट से बाहर ही नहीं निकलते। अगल बगल के लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं किसी को पता नहीं होता है। पड़ोसी के कितने बच्चे हैं, पड़ोसी के बच्चे कहाँ स्कूल जा रहे हैं, पड़ोसी को क्या दिक्कत है, किसी को पता ही नहीं चलता। साल साल भर रह जाते हैं लेकिन पता नहीं चलता है। मनु भंडारी के समय में क्या होता था, एक जो पूरा मोहल्ला था वो पूरा घर का माहौल रखता था, एक दूसरे की सभी को सारी बातें पता होती थी। तो मनु भंडारी को इस चीज से दिक्कत है और इसी वजह से वो कहती हैं कि जो आजकल का पड़ोस कल्चर है वो आपस में जो लगाव है वो अब उसमें खत्म हो चुका है, कोई कनेक्शन नहीं रह गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है ना, उनके पीपीटीज तुम लोगों को ऐप पे मिल जाएंगे। फ्री क्वेश्चन टेस्ट तुम लोग को ऐप पे मिल जाएगा, तो ऐप अभी डाउनलोड कर लो। डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक मैंने तुम लोग के लिए दे दी है, वहां पर हम लोग लाइव आकर भी बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी तुम लोग कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसमें थोड़ा सा मैसेज वगैरह मैं नहीं देख पाता हूँ ज्यादा, बट हाँ एज अ पर्सन तुम कनेक्ट कर सकते हो, फॉलो वगैरह कर सकते हो। मैं वहां पर तुम लोग को पढ़ाई का कंटेंट नहीं मिलेगा, बट हाँ 10th के बाद अगर तुम चाहते हो मुझसे कनेक्टेड रहना तो तुम वहां पे फॉलो डाल सकते हो। और इसके साथ साथ में तुम्हारे लिए प्यारी प्यारी चीजें आने वाली हैं।
तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। और हिंदी में 100 में 100 फोड़ने का हम लोग का लक्ष्य है, वो हम लोग पूरा कर रहे होंगे। अब आओ नौबत खाने में इबादत के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ई काशी छोड़कर कहां जाएं? बिस्मिल्लाह खान के मन में काशी के प्रति विशेष अनुराग के क्या कारण थे? तो अपने तरीके, यार देखो जब चैप्टर तुम अच्छे से समझ जाओगे ना तो तुम्हें इन आंसर्स में पॉइंट्स छाट के लिखने पड़ेंगे। इतने सारे पॉइंट्स होंगे तुम्हारे पास में, जैसे कि वो काशी छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि उनके पुरखे वहां पर रहे हैं, पहला पॉइंट। उनका बचपन वहां बीता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, वो गंगा मैया और बाबा विश्वनाथ के बहुत ही बड़े एक तरीके से साधक थे। वो हमेशा जब शहनाई बजाना शुरू करते थे तो वो काशी विश्वनाथ की तरफ दिशा में पहला स्वर लेते थे। ठीक है, तो चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा कि उन गलियों से उनकी यादें जुड़ी हुई थी, गंगा की नदी के तट पर यादें जुड़ी हुई थी, उस नौबत खाने से उनकी यादें जुड़ी हुई थी। पांचवा, इबादत का शहर मानते थे वो बनारसी को, वो अपने गाने को भी इबादत मानते थे। तो जो मेल है बनारस का और जो गाने का और जो बिस्मिल्लाह खां का है, वो तीनों मेल जोल और कहीं बैठता नहीं था। इसी वजह से बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि ई काशी को छोड़कर कहां जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो इस साल भी घुमा फिरा के आ सकता है। बिस्मिल्लाह खां का जीवन वर्तमान और भावी पीढ़ी को क्या संदेश देता है? क्या संदेश देता है? कि हमेशा अपने काम को इबादत की तरह समझो, जो भी काम कर रहे हो पूरी लगन के साथ करो। ठीक है, उन्होंने गाने को ही इबादत समझा, पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा एस्पेक्ट क्या हो जाएगा कि वो हमेशा अलग अलग रिलीजन, जिसके वो नहीं भी थे, जैसे वो मुस्लिम थे तो वो मुस्लिम धर्म के साथ साथ में हिंदू धर्म का भी उतना ही सम्मान करते थे। वो काशी विश्वनाथ जी का भी उतना ही सम्मान करते थे। अपना पहला स्वर वो उन्हीं की दिशा में लेते थे। हनुमान जयंती पर वो सक्रियता से गाना बजाना करते थे। ठीक है, जब भी आरती होती थी तो वो गाना बजाना कर रहे होते थे। उसके साथ साथ में मुस्लिमों के जो त्योहार हैं, ठीक है, इमाम हुसैन की शहादत पर वो 10 दिनों तक मौन रहते थे और शोक प्रकट करते थे। 8 किलोमीटर तक पैदल चलते थे और दुख वाली शहनाई बजाया करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शहनाई क्या है, भारतीय संगीत में इसका क्या महत्व है। तो शहनाई क्या है? शहनाई जो हमारे अरब देश हैं उसमें जो फूंक कर बजाए जाने वाले यंत्र होते हैं, जिसमें एक नाड़ी लगती है। ठीक है, जो एक छोटा सा ऐसे कॉक टाइप का एक रहता है, जैसे बांसुरी में तुम देखो तो एक तरफ बंद रहता है जो उसका मुंह होता है, तो उसको कहते हैं नाड़ी। ठीक है, जैसे रीढ़ भी कहा जाता है, जिसको नय बोलते हैं। ठीक है, तो जो शहनाई है ना, तो सुशिर वाद्यों में जो फूक के बजाने वाले वाद्य हैं उसमें इस वाद्य यंत्र को शाह कहा जाता है। तो इसी वजह से इसे शाही नय कहते हैं, जो यहाँ आकर भारत में आकर हमें शहनाई के रूप में सुनने को मिलती है। ठीक है, तो इसे जो सुशिर वाद्य यंत्र हैं, जो मुंह से बजाने वाले वाद्य यंत्र हैं, उनका शाह कहा जाता है। इसी वजह से इसका नाम शहनाई पड़ा। ठीक है, और इसका क्या महत्व है? इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में हम लोग को ये काफी सुनने को मिलता है और इसकी जो मधुर ध्वनि है वो हमें काफी भजनों में, लोक गीतों में भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो तुम ये कुछ पॉइंट्स अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह खां मालिक से कौन सी दुआ मांगते थे? इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पहलू सामने उभरता है? अब इसको बताना है। तो हम लोगों ने पूरे चैप्टर में अच्छे से देख रखा है कि बिस्मिल्लाह खान ने हमेशा जब भी इबादत की है, उन्होंने अपने मालिक से, अपने ईश्वर से, अपने भगवान से एक सच्चा सुर मांगा है। वो समझते थे कि अगर वो अच्छे से इबादत करेंगे तो किसी दिन मालिक उनसे खुश होकर उन्हें एक अच्छा सुर अपने झोली से फेंक कर उनके शहनाई में दे देंगे और जिससे उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा जब भी वो इबादत करते थे वो अपने गाने को भी इबादत की तरह रखते थे, गाने को इबादत समझते थे, और जब भी वो इबादत करते थे तो हमेशा अपने मालिक से एक सच्चा सुर मांगते थे। ठीक है, जो हमें दिखाता है कि वो कितने विशाल हृदय वाले थे और कितना उनके अंदर ह्यूमिलिटी थी, हम्बलनेस थी, कितने वो साधारण किस्म के व्यक्ति थे, कितने वो सच्चे दिल थे। जब भी मांगा तो ईश्वर से एक सच्चा सुर ही मांगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखो जो 2020 में आ रखा है कि बिस्मिल्लाह खान जीवन भर ईश्वर से क्या मांगते रहे और क्यों? इससे उनकी किस विशेषता का पता चलता है? तो अब तक हम लोगों ने देखा कि वो क्या मांगते थे और क्यों। इससे कौन सी विशेषता उनकी पता लगती है कि जो वो अपने शहनाई बजाने का तरीका है उस पर वो किसी भी प्रकार घमंड नहीं करते थे। उन्होंने कभी घमंड नहीं किया, बल्कि वो जब भी रियाज करते थे
तो ईश्वर से कहते थे कि बस एक सच्चा सुर मेरी झोली में दे दो, बस एक सच्चा सुर। और एक सच्चा सुर मांग भी कौन रहा है? जो देश का सर्वोच्च शहनाई वादक कहा जाता है। एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखो, बिस्मिल्लाह खां की तुलना कस्तूरी मृग से क्यों की गई है? तो ये जो बिस्मिल्लाह खां का स्वभाव था ना, जो हमेशा ईश्वर से सच्चा सुर मांगने की कोशिश करता रहता था, जो हमेशा अपने आप को कभी बड़ा नहीं समझता था, जो हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहता था, ये उसी प्रकार जिस प्रकार एक कस्तूरी मृग जो होता है, जिसके अंदर, जिसके शरीर में ही कस्तूरी छुपी हुई होती है, जो उसके चारों ओर महक फैलाए रहती है, और वो हमेशा जीवन भर ये खोजता रहता है कि वो महक कहीं उसे मिल जाए, बट उसे ये नहीं पता रहता कि वो महक उसके अंदर ही। वैसे ही जो हमारे बिस्मिल्लाह खान है, वो इतना भी घमंड नहीं रखते थे कि वो इतनी अच्छी शहनाई बजाते हैं। तो जीवन भर वो ईश्वर से मांगा करते थे कि काश मुझे एक सच्चा स्वर मिल जाए, और अगर देखा जाए तो वो सर्वोच्च शहनाई वादकों में से आते हैं। बिस्मिल्लाह खां के सुरों की महक उनके चारों ओर फैली रहती थी, फिर भी वो ईश्वर से एक सच्चा सुर मांगते थे। इसी वजह से उनकी तुलना कस्तूरी मृग से की गई है। अब ऐसे ही 2020 में एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आ गया था कि बिस्मिल्लाह खां शहनाई का घंटों रियाज करते थे, इससे विद्यार्थियों को क्या सीख ग्रहण करनी चाहिए और क्यों? ठीक है, तो पूरे चैप्टर में तुम लोगों को इंस्पिरेशन देखने को मिलती है बिस्मिल्लाह खान से, कि कैसे वो, उन्होंने कभी घमंड नहीं किया, और कभी भी उन्होंने अपने काम को काम नहीं समझा, बल्कि रियाज समझा, इबादत समझा। अपना गाना बजाना, शहनाई को उन्होंने इबादत का दर्जा दिया। तो ये हमें दिखाता है कि किस तरीके से अपने काम को, अपने जिसमें तुम्हारा दिल लगता है, जो काम तुम कर रहे हो, उसको पूरे मन से करना चाहिए और उसे इबादत समझना चाहिए, और कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ये तुम लोग भी सीख ले सकते हो। और इतना सब सीखने के बाद भी उन्होंने कभी रियाज रोका नहीं। वो हर दिन उतने ही लगन से रियाज करते थे, जैसे तुम उतने ही लगन से हिंदी की पढ़ाई कर रहे हो और लगे हुए हो। ये तुम्हारी सबसे अच्छी बात है, क्योंकि यही तुम्हारे नंबर दिला रही होगी, 100 में 100 का गोल अपना पूरा करवा रही होगी। क्योंकि कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में लेने की गलती करोगे तो वो तुम्हारा रिजल्ट डाउन कर देता है। इसी वजह से हिंदी की पढ़ाई करते रहो, हिंदी को और समझते रहो। अब आओ स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा चैप्टर संस्कृति। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, और लगाते हैं इसके प्यारे प्यारे क्वेश्चंस। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। संस्कृति पाठ के आधार पर संस्कृति और असंस्कृति में अंतर बताइए। तो जिन क्यूटीज ने एक्सप्लेनेशन वीडियो देख रखा है इस चैप्टर का, उनको ऑलरेडी इसके बारे में पता है। ठीक है, हमने उस पूरे चैप्टर में कहानी की तरह समझा है कि संस्कृति, असंस्कृति, सभ्यता और असभ्यता क्या होती है, संस्कृत पुरुष किसे कहा जाता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने एकदम अच्छे से समझ रखी हैं। संस्कृति क्या होती है? जो व्यक्ति का स्वभाव होता है, जिससे वो नई नई चीजों की उत्पत्ति करता है। इसको तुम कीवर्ड्स के साथ में शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो? संस्कृति वो योग्यता है जिससे कल्याण की भावना के साथ कोई भी आविष्कार या कार्य किया जाए। ठीक है, और असंस्कृति क्या है? जिसमें कल्याण की भावना नहीं होती, जो समाज का विनाश करती है। हम लोगों ने देखा था कि कैसे संस्कृति के आगे बढ़ने से, संस्कृति पुरुषों के होने से सभ्यता बनती है, वहीं असंस्कृति के कार्य जब होते हैं, असंस्कृति जहां पर होती है, धीरे धीरे करके असभ्यता फैलना शुरू हो जाती है। संस्कृति समाज के हित में होती है, पर असंस्कृति स्वार्थ या हानि का कारण बनती है। इसी से रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन देखो, संस्कृति और सभ्यता अलग अलग कैसे हैं? पठित पाठ संस्कृत के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस में। तो जैसा मैंने बताया, जो हमारी क्षमता होती है, योग्यता होती है, जो स्वभाव होता है, आदत होती है, आचार होता है, जिससे कि समाज का भला करने के लिए कोई आविष्कार किया जाता है, उसी को हम लोग संस्कृति कहते हैं। ठीक है, जैसे धागे का आविष्कार, तुम्हारे जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें धागे का एग्जाम्पल दिया गया है तुम्हारे चैप्टर में। संस्कृति का मतलब समझ में आ गया। अब जो आविष्कार हुआ है, उससे जब लोगों की लाइफ बदलती है, सुधरती है, तो उससे सभ्यता का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कि किसी ने सुई धागे की खोज की, तो वो एक संस्कृत पुरुष था, और सुई धागे की खोज करने वाली योग्यता उसकी संस्कृति थी। और आज के समय में हम उसके बनाए हुए जो सुई धागा है, उससे अपने कपड़े सिलवा रहे हैं, और आसपास तुम देखोगे हर व्यक्ति कपड़े पहना हुआ है, और उस सुई धागा से सिलकर ही वो कपड़े बने हुए हैं। तो वो आज एक सभ्यता का रूप बन चुकी है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौशल्यायन जी ने संस्कृति किसे कहा है? उन्होंने क्या कहा है कि वो योग्यता जो इंसान से सुई धागे का आविष्कार करवाती है, वो भी संस्कृति है। और वो योग्यता जो तारों की जानकारी करवाती है, वो भी संस्कृति है। और वो योग्यता
जो किसी को अपना राजपाट छोड़ने पर विवश कर देती है, वो ज्ञान जो किसी को अपना राजपाट छोड़ने पर विवश कर देता है, वो भी संस्कृति है। तो ऐसा व्यवहार, ऐसा आचार, ऐसी बुद्धि, ऐसी योग्यता जिससे समाज को कोई संदेश मिले, जिससे समाज को किसी नए रास्ते की जानकारी हो, जिससे नया आविष्कार हो रहा हो, उसे कौशल्यायन जी संस्कृति मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संस्कृति पाठ के आधार पर बताइए कि संस्कृत व्यक्ति कौन होता है, उसकी खूबियों पर टिप्पणी कीजिए। तो ऐसा व्यक्ति जो खाली समय में भी जब जिसका पेट भर जाए और उसके जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो जाए, उसके बाद भी निठल्ला नहीं बैठता, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ करने की, कुछ ना कुछ आविष्कार करने की सोच रखता है, उसे हम लोग संस्कृत पुरुष कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर योग्यता होती है कोई आविष्कार करने की, जो रात में लेटे लेटे भी तारों को समझने की कोशिश करता है, जिसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, वो व्यक्ति संस्कृत पुरुष होता है। जो व्यक्ति अपने विवेक और बुद्धि से किसी नए तथ्य का दर्शन कराता है और समाज को अत्यंत उपयोगी आविष्कार देकर उसकी सभ्यता का मार्ग प्रशस्त करता है, वो व्यक्ति संस्कृत पुरुष होता है, संस्कृत व्यक्ति होता है। ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल हम लोगों को न्यूटन का देखने को मिलता है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम देकर हमारी जो साइंस है, जो विज्ञान है, उसको एक नई सीमा दी है, उसको एक नया रास्ता दिया। आज 10वीं क्लास का बच्चा उनके न्यूटन के जो नियम है वो पढ़कर अपनी जो विज्ञान की जर्नी है उसको शुरू कर रहा होता है। कौशल्यायन जी न्यूटन को सच्चे मायने में एक संस्कृत व्यक्ति समझते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखो, संस्कृति पाठ के आधार पर लिखिए कि आज के विज्ञान के विद्यार्थियों को लेखक न्यूटन के मुकाबले कहां देखता है। उसकी बातों से अपनी सहमति असहमति तर्कों द्वारा साबित कीजिए। ठीक है, तो जो हमारे लेखक साहब हैं वो कहते हैं कि वास्तव में जिसने गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज की थी, जो न्यूटन था, वो संस्कृत व्यक्ति है। लेकिन आज के समय में जब साइंस डेवलप हो गई है, जब लोगों को नए नए तथ्य मिल गए हैं जो शायद न्यूटन को भी ना पता हो, वो लोग, जब न्यूटन ने जिन लॉज को पढ़ाया था, जिस लॉज का आविष्कार किया था, वो आजकल क्लास 10th के बच्चे भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, 10th के बच्चों को न्यूटन से ज्यादा नॉलेज हो गई है अभी के टाइम पर साइंस के बारे में, क्योंकि 10th का बच्चा सिर्फ न्यूटन नहीं पढ़ता, फिर उसके बाद में वो काफी सारी चीजें पढ़ता है, आइंस्टाइन पढ़ता है, बोर पढ़ता है, तो मतलब उसको अलग अलग जो थ्योरीज है उसकी नॉलेज है और नए नए लॉज उसको पता है। तो अगर आज के समय में न्यूटन होता तो उसको उतनी साइंस की नॉलेज नहीं होती। तो इससे जो हमारे लेखक हैं वो ये कह रहे हैं कि भले ही आजकल के व्यक्तियों में नॉलेज ज्यादा है, बट वो संस्कृत व्यक्ति नहीं है। आजकल के जो विद्यार्थी हैं वो संस्कृत व्यक्ति नहीं कहला सकते, क्योंकि उनकी सभ्यता तो डेवलप कर चुकी है, उन्हें जो भी चीज मिली है वो फ्री में मिली है, मुफ्त में मिली है, पहले किसी ने आविष्कार किया और आज वो फ्री में उस नॉलेज को अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन संस्कृत व्यक्ति वो होता है जो आविष्कार करता है। समझ में आया? एक बार रिवीजन कर लो, संस्कृत व्यक्ति कौन होता है? जिसके अंदर योग्यता होती है कोई आविष्कार करने की, समाज को नई सीख देने की, समाज को कोई नई दिशा देने की। ठीक है, जिसके अंदर वो योग्यता है, उसको हम लोग कहते हैं संस्कृति। जब वो संस्कृति से किसी आविष्कार का जन्म होता है, कोई नया पथ हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे बुद्ध हमें बौद्ध धर्म देकर गए, जो एक सिद्धार्थ राजकुमार थे जिन्होंने अपना राजपाट त्यागा। न्यूटन हमें गुरुत्वाकर्षण के नियम देकर गए, ठीक है, जो एक साधारण व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे आजकल के विज्ञान की जो नींव है वो रखी। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो आविष्कार करते हैं उसको हम लोग कहते हैं संस्कृति। और जो आविष्कार जब लोगों के बीच आता है और लोगों की लाइफ को बदलता है तो सभ्यता का जन्म होता है। ठीक है, उस आविष्कार से अगर लोगों का भला हो रहा होता है, कल्याण हो रहा होता है, तो उसे हम लोग संस्कृति कहेंगे। लेकिन ऐसा आविष्कार जिससे मानव सभ्यता का विनाश हो रहा हो उसे हम लोग असंस्कृति कहेंगे, और वो आगे चल के असभ्यता को जन्म देती है। इसी के साथ में मोहल्ले में लड्डू बंटवा दो कि हम लोगों का पूरा जो हिंदी है वो हो गया है कंप्लीट। गद्य पोर्शन हमारा क्षितिज का पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन मैंने तुम लोग को बताया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हुए हैं, ठीक है, जिससे कि तुम थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाओ। और इसके साथ साथ में हम लोगों ने थोड़ा मोड़ा रिवीजन भी कर लिया है। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।